चलिए, तो आज हमारे पास रिवीजन के लिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर इस चैप्टर को एग्जाम के एंगल से एनालाइज करेंगे तो इसमें सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो सॉल्व करना होता है। नॉर्मली एग्जाम का पैटर्न यही है, मतलब इस चैप्टर से कोई थ्योरी क्वेश्चन आपको आते हुए नहीं दिखेगा। कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाए एक आधा तो बात अलग है, मेनली एक अलजेब्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। वैसे हमने इसके अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी किसे कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है लोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द इकोनॉमी टू इंक्रीज यूज ऑफ रिसोर्स फॉर वन विदाउट एफिशिएंसी अफेक्टिंग अदर्स। बिना दूसरे को इफेक्ट किए हुए अगर किसी चीज का आप यूज बढ़ा सकते हैं तो हम उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करता है क्या क्या, जो अवेलेबल रिसोर्स आर फुल्ली यूज्ड, मतलब जो आपके रिसोर्स हैं, जो ताकत है उसको पूरा इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपकी ताकत 12 घंटे पढ़ने की है और आप अगर 6 ही घंटे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिसोर्स इज अंडर यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूज सो टू मैक्सिमाइज द टोटल सोशल वैल्यू ऑफ द इनपुट। अगर आप ध्यान से देखो, इंडिया जैसे कंट्री में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया के पॉपुलेशन का 1/6 यहीं पे, ज्यादा ही होगा, ये तो मैं एवरेज एस्टिमेट आपको बता रहा हूं। तकरीबन 800 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, उसमें 100-150 करोड़ तो यहीं पे है। लेकिन फिर भी यहां पे प्रॉब्लम के रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्स आर अनयूटिलाइज्ड। किसी को देखो वहां बैठ करके सोया हुआ है, कभी आप सुबह सुबह पढ़ते हैं देखेंगे किसी को रोड पे ही लेटा हुआ है। इसलिए नहीं कि उसके पास कोई दिक्कत है, इसलिए क्योंकि वो अलग तरीके से चल रहा है, जहां मर्जी हुआ वहीं लेट गया। किसी को देखो रिक्शा पे बैठ करके क्या देख रहा है, रील्स देख रहा है। आप बोलोगे कि चलना है, वहां बोलेगा नहीं जाऊंगा मैं। रिसोर्स मैक्सिमम तरीके से क्या है, अनयूटिलाइज। किसी को देखो मेट्रो के जीने पे बैठ के पढ़ रहा है। मुझे कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेट्रो के जीने पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास घर पढ़ने का नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको पढ़ना है ही नहीं, बस वो पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं। यानी रिसोर्सेज आर मोस्टली क्या होता है, अनयूटिलाइज्ड। दूसरा है प्रोड्यूसर कलेक्टिवली प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी एंड कॉम्बिनेशन। जो प्रोड्यूसर है उसको राइट क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन में ही प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसका यूज हो सके। गुड्स एंड सर्विसेज आर गुड्स और सर्विसेज आप कैसे बनाओगे, गुड्स और सर्विसेज आप ऐसे बनाओ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हो मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल मैक्सिमाइज हो गया तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगा, जैसे आजकल स्टूडेंट का हो रहा है। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने अपनी क्लास बनाई और मैंने जो सोशल मीडिया, जो अलग अलग ये क्या कहते हैं वेबसाइट वाले हैं, उन वेबसाइट वाले को लिस्ट करने के लिए दे दिया। बात समझ में आई। अब वो वेबसाइट वाले मेरा प्रोडक्ट बेचते हैं, वो प्रोडक्ट के बदले कमीशन लेते हैं। क्या लेते हैं, कमीशन। अब जो जो उनको ज्यादा कमीशन देगा उसका प्रोडक्ट वो बेचेंगे। ये एजुकेशन के हालात आज दवाई दुकान वाले की तरह हो गया। दवाई दुकान वाला बेचता है, जो कंपनी सबसे ज्यादा कमीशन देगी उस कंपनी का मेडिसिन बेच देगा, भले वो खाने के बाद आप मर ही क्यों ना जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। डॉक्टर किसकी दवाई लिखेगा, जो दवाई कंपनी उसको सबसे ज्यादा कमीशन दे उसकी दवाई लिख देगा। बात समझ में आई। ये वेबसाइट वाले भी यही करते हैं। अब कोई नया बंदा आ गया, वो बोलेगा मैं तो तुम्हें 40% दे रहा हूं, उसको लगता है मेरा 40% हो गया, चलो इसी का बेचो। बड़े स्टूडेंट का उसके बाद क्या हो जाए, नुकसान। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल अगर आप ठीक नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल जरूरी है बट डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल मिनिमाइज होना चाहिए ताकि कस्टमर तक सही चीज पहुंच सके। अगर रास्ते में बड़े सारे ब्रेकर्स लग जाएंगे, तो राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि मैं यहां से 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे लोगों को मिलते, यानी 85 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाते। ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, रिलेशन टू बिजनेस साइकिल और इकोनॉमी। आपके पास में यह देखना है कि प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक, ए साइक्लिक इंडिकेटर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू दी इकोनॉमी। इकोनॉमी के कंपैरिजन में आपके पास में किस तरीके के बिजनेस के साइकिल चल रहे हैं उसको ध्यान देना है। अब प्रो साइक्लिक क्या है, जिधर की ओर कंट्री चल रही हम भी उधर की ओर चल रहे हैं। मेरी बात समझिए। काउंटर साइक्लिक की मतलब क्या है, लोग दुनिया इधर चल रही मैं उधर चल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर साइक्लिक। मैं ये नहीं कह रहा कि
उसमें कोई दम नहीं है, दम उसमें भी है। बट ये देखना पड़ेगा, अगर दुनिया इधर की ओर चल रही है और मैं इधर की ओर चल रहा हूं, तो वैसे सिचुएशन में हो सकता है शॉर्ट टर्म में मुझे नुकसान हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही? कस्टमर की नीड है, कस्टमर का मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कस्टमर क्या है, जरूरी नहीं कि वो सब कुछ समझता हो, उसको लगता है इसी से सब कुछ हो जाएगा, तो वैसी नीड वो डिमांड कर देता है। वैसे केस में कई बार काउंटर साइकिलिक भी चलाना पड़ता है काम, क्योंकि हमें पता है कि कस्टमर को 6 महीने बाद जब नुकसान होगा तो फिर वो आएगा, बोलेगा आपने क्यों नहीं बताया, मुझे नहीं पता था, बट आपको तो पता था। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे स्टूडेंट कभी आ जाते, जैसे यही आपने पहले तो बताया नहीं, भाई हमने पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो जानकारी है, मैंने सर्कुलेट कर दी। अगर उस समय किसी को बता भी दिया जाए कि आपके लिए ये नहीं ये फायदेमंद है, वो बोलेगा मुझे तो यही चाहिए, आप इसका बताओ। 6 महीने बाद भले बोले कि आपने नहीं बताया था, भले उसे बता दिया गया हो, तब भी वो यही बोलेंगे। हंसने की बात नहीं, ये बाजार का कॉमन पर्सपेक्ट है। आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं तो दो चीजें पे जाते हैं। हर चीज के कांस्टेंट क्या है? टाइम और कॉस्ट। टाइम और कॉस्ट इज द प्राइमरी कांस्टेंट। आईएफआरएस के फ्रेमवर्क में लिखा है कि हर चीज के कांस्टेंट के दो ही फैक्टर होते हैं, एक टाइम और एक कॉस्ट। तो स्टूडेंट जब जाता है कोई चीज बाई करने, तो वो दो ही चीज देखता है, टाइम कितनी और कॉस्ट कितनी है, और वो देखता है कि मेरे लिए इसमें सबसे बेस्ट सुटेबल क्या है। तो वो क्या दिखेगा, 25 घंटे में क्लास खत्म हो रही है और 5,000 रुपए लग रहे हैं, वो कह रहा है दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद उसके फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ नहीं पड़ेगा, वो सीधा बाई कर गया। अब सिंपल सी बात यह है कि जिस चीज में मुझे लगाना है 100 घंटे, उसमें मैंने लगाए 25 घंटे, तो मैं कोई देवदूत तो हूं नहीं कि ऊपर से आया और 100 घंटे की चीज 25 में बोल दिया। मेरी बात समझ में आ रही? ये कॉमन सेंस होना चाहिए, बट कई बार ऐसा लगेगा आपको कि ये कॉमन सेंस नहीं है, और फिर आपके पास ही काउंटर आएगा, आपने बताया क्यों नहीं, आपने ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट क्यों किए। भाई हमारे पास तो डिमांड था, हमने लिस्ट कर दी। लेने वाला जैसा लेगा वैसा ही लेगा। जब इनिशियली क्लास हमने लॉन्च की थी ऑनलाइन क्लासेज, तो एक ही वैलिडिटी होता था, एक ही व्यूज होता था। 12 महीने की वैलिडिटी है, 2 व्यूज हैं, इसके अलावा और कोई सब्सटीट्यूट नहीं था। आपको 6 महीने बाद भी पेपर देना है, तब भी 12 महीने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने भले ही 6 महीने के लिए खरीद लिया, आप 6 महीने में करेंगे कुछ नहीं, फिर आप 6 महीने बाद आएंगे एक्सटेंशन कर देना, सामने वाला बोलेगा एक्सटेंशन की कॉस्ट लगी, लूट मचा रखी है आपने। मैं कई बार ऐसा सुनता रहता हूं, मैं समझता रहता हूं क्या ही बोलना आप। मैं जानता हूं किसी भी चीज के कॉन्फ़िगरेशन को कि कौन कितने दिनों में करेगा। ये हंसने की बात नहीं है, ऐसा होता है। आप अपने ऊपर ना लें, सबका जनरल परसेप्शन है। उसको क्या लगता है मैंने कॉस्ट तो भर दी थी, वो ये नहीं समझता कि हमने 6 महीने की कॉस्ट भरी, हमें 6 महीने के हिसाब से सब कुछ मिल गया। उसी समय अगर 12 महीने का हम ले चुके होते तो हमें शायद 2,000 रुपए कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती, अभी वो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा बैठ रहा है, क्योंकि सब कुछ क्या करना पड़ेगा, रीप्रोसेस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ नहीं आ रही? ये सिचुएशन है कि आपको कई बार बिजनेस में चीजों को क्या करना पड़ता है, बदलाव। क्योंकि मुझे पता है आप कह रहे हो ना 6 महीने में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। 100 में शायद कोई एक हो जो कर ले, 99 तो नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि पढ़ने का भी समय होता है, टाइम होता है, उतना लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। डेटा की फ्रीक्वेंसी। इकोनॉमिक डेटा इंडिकेटर नॉर्मली डिफर। इकोनॉमिक डेटा इंडिकेटर क्या करते हैं, डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी क्वार्टरली बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट मंथली। जीडीपी क्या निकलता है हर क्वार्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या निकलता है मंथली। देयर आर डिफरेंट डेटाज। अब देखिए जिसको ये वाला कोर्स बेचना है, जैसे मुझे मान लो 50 घंटे वाला कोर्स बेचना है, मैं क्या करूंगा, 2-4 फर्जी लोगों को उठा के ले आया, 2-4 फर्जी मार्कशीट भी बनवा दिए और उससे बुलवा दिया भाई ये सबसे बेस्ट कोर्स है। जो आपको कह रहा है कि मैं यहां पास हो गया, कुछ भी हो गया, क्या आपकी उससे बात हुई? उसको तो मैंने 10,000 रुपए दे दिया और मेरे हिसाब से बोल दिया। पूरे मार्केट में यही हो रहा है। आधे लोग वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं इस कोर्स से, उसको भी लिख के दे दिया, इतना रट करके बोल देना, आप उसको सही मान बैठते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे सिचुएशन है। अब यहां पे जब अलग अलग तरीके के रेट आएंगे, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए मैं वो कर रहा हूं जो सबसे मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। अब टाइमिंग की बात देखिए। टाइमिंग, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर आर इंडिकेटर दैट चेंज बिफोर द इकोनॉमी चेंज।
सबसे सुइटेबल कौन होता है, सबसे बेस्ट कौन होता है, जो इकोनॉमिक चेंज होने से पहले खुद ही अपने आप को चेंज कर डाले। सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इवेल्युएशन लाइक आउटपुट, इनकम एंड स्पेंडिंग। क्या आउटपुट है, क्या इनकम है और कितना एक्सपेंडिंग है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेज क्या है। प्रोडक्शन एंड बिजनेस एक्टिविटी क्या है, प्राइसेज क्या है, मॉनेटरी क्रेडिट एंड सिक्योरिटी मार्केट किधर के। देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स, जिन इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान देना, बिजनेस क्या है, बिजनेस इज सिंपल ए अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी क्या है, हर स्पेस पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, आप जहां चाहो वहीं अपॉर्चुनिटी है। मुझे एक बार किसी ने कहा आप फॉरेन क्यों नहीं जाते, मैं कहा क्या करूंगा जाके, बहुत पैसे कमाओगे। मैं कहा वो तो यहां भी कमा लेंगे। अगर इंडिया में कोई पैसा नहीं बना सकता तो दुनिया में कहीं नहीं बना सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स तो यही है। सारी दुनिया के लोग यहां आते हैं, हम बाहर जा रहे हैं। सिंपल सिचुएशन क्या है कि बिजनेस को क्रिएट करना है आपको, हर जगह तो बिजनेस ही है या नहीं है। अभी मैं एक देख रहा था किसी का, वो ग्रांड थॉर्टन में बेचारा जॉब कर रहा था, जॉब 1 साल करने के बाद छोड़ करके अभी जयपुर के अंदर खाने का दुकान खोल लिया, आ रहा था। अभी तो सारे उसको बेवकूफ कह रहे होंगे, लेकिन 5 साल बाद देखना कोई सी उसके सामने टिकेगा नहीं। हम एक्चुअली क्या समझते हैं, हमारे दिमाग में क्या घुस गया कि हमने पढ़ लिया, इसका यह मतलब है कि अब मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी लगेगी मंथली, मैं कुर्सी पे बैठूंगा हिलूंगा नहीं। लोग पढ़ने का मतलब ये सोच रहे, यही यही दिक्कत है। पढ़ाई इसलिए की जाती है कि हमें चीजों की समझ बढ़े, ये इसलिए थोड़ी ना की जाएगी कि नौकरी ही करना है या कहीं जाकर बैठना ही है, कोई बड़ी कुर्सी पे बैठना है। 3 तरीके के पावर होते हैं। ताकत कितनी चीजों से आती है, 3। नंबर 1, पहला पावर होता है पॉलिटिकल पावर, यानी आपकी इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। दूसरा है पैसे का पावर, पैसा तो उस पावर से भी ज्यादा है क्योंकि किसी भी नेता को आप पैसे से खरीद सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। और तीसरा आता है गैदरिंग का पावर, मैं कितने लोगों को गैदर कर सकता हूं, क्योंकि जिसके साथ लोग हैं उसके साथ भी लोग झुक जाते हैं। बात समझ में आई। महात्मा गांधी के बाद क्या था, पैसा था नहीं था। कोई पॉलिटिक्स में उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, कोई नेता बने वो किसी कुर्सी पर बैठे नहीं, कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन ये पता था कि ये बंदा अगर आके बैठ गया तो फिर वहां पे और लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो पढ़ रहे हो पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब पैसे कमाने के लिए अगर आप दूसरे के यहां नौकरी करेंगे तो आप उतना ही कमा सकते हैं जितना दूसरा का आपसे कमाएगा मैक्सिमम। अगर कोई 4 रुपए कमाएगा तो आपको 4 से कम ही देगा, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, नहीं तो उसका बचेगा क्या। बात समझ में आई। तो हमें अपने दिमाग को बढ़ाना होता है, समझना होता है फ्यूचर किधर की ओर जा रहा है। आज लक्ष्मी नगर की मैं बात कर रहा हूं, यहां छोला भटूरा बेचने वाला सीए से ज्यादा कमाता है। हंसने की बात नहीं, मोमोज बेचने वाला दिन के 10,000 कमा लेता होगा। बात समझ में आई। आप देखिए शाम के अंदर उसके लाइन लगी हुई है, लोग लाइन में खड़े हैं कि मुझे कुछ मोमोज मिल जाए, जैसे उनको लगता है कि अभी अमृत की बारिश है, इसके बाद तो इस जीवन में कुछ है ही नहीं, रखा हुआ नहीं। तो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते। बिजनेस सिर्फ लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं जो भी यहां पढ़ रहे हैं आप, ये सिर्फ क्या है, अपॉर्चुनिटी। हर स्टेज पे बिजनेस है, आप जहां पे आपको दिख रहा है वहीं पे कैच कर लो बिजनेस। हाँ, बट ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप बन रहे, यहां पे एक है चाय चूल्हा वाला, है नहीं यहाँ पे, ये मेट्रो स्टेशन का चूल्हा तो नहीं है बट नाम रख दिया बनाते तो वो भी सिलेंडर पे ही है। उसके आप मुझे लग रहा है 10,000 कप चाय डेली बिक्री हो रही होगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और आपको मिल जाए। अच्छा बना रहा हूं बुरा बना रहा हूं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वैसे भी कोई बाहर की चाय पीता नहीं कभी भी, मैं तो ज्यादातर ग्रीन टी पीने वाला हूं। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो वहां भीड़ लगी हुई है, लगी हुई है नहीं लगी हुई है। आप गए होंगे अभी ब्रेक में 5 मिनट में आ रहे, क्या किए होंगे, चाय बिस्किट खा गए होंगे, ज्यादातर तो यही करते। अब आप तो एक चाय बिस्किट खाने गए, बात समझ में आ रही, लेकिन ऐसी चाय बिस्किट वो कितनी बेच रहा है, बेच रहा है नहीं बेच रहा है, उससे पैसे बना नहीं बना। तो सब देखना पड़ेगा आपके पास में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। है जी। फेडरल तो सिस्टम होता है, फेडरल फाइनेंस बताए तो फेडरल सिस्टम होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम है, एक ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं।
बात समझ में आई? अब हमारे पास में यहां पे देखिए कि किन किन जगहों से आप टाइमिंग का पता लगा सकते हैं। आउटपुट, इनकम और स्पेंडिंग से, एम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ते रहिए, सब पढ़ के आपको पता लगेगा कि कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन, बिजनेस एक्टिविटी से, प्राइसेस से, मनी, क्रेडिट और सिक्योरिटी मार्केट से। अभी एक रिसर्च आया, मैं बताता हूं। वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आज के 10 साल पहले 2% क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन था। आज 21 लाख करोड़, ऐसा कुछ एग्जैक्ट अगर मुझे आंकड़ा आ रहा हो, 21 लाख करोड़ का उधार है लोगों के ऊपर। मतलब अमेरिका अमेरिका बनता जा रहा है, ये सब क्रेडिट कार्ड उधार की जिंदगी पर जीवित है। ऐसी कंट्रियां कभी भी फट जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और कार्ड भी क्या रखते हैं, दमदार 5-6 कार्ड रखेंगे। इस कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से, उस कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से, उस कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से। अब चार्ज लगा दिया, पहले तो यही करते थे, इधर से लिया उधर से दे दिया, उधर से लिया उधर से दे दिया, घुमा रहे बस लोगों को, टोपी घुमाने वाली बात। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, थ्योरेटिकल कभी पूछा जाए तो। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है और केपीआई क्या है? पैरामीटर्स इशू दैट लीड्स टू सक्सेस, और यहां पे क्या है, मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस। मेन रोल क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, वहां पे क्या है, व्हाट वी आर डूइंग। ये कहता है क्या कर रहे हो, कैसे सक्सीड करोगे। तीसरा डिपेंडेंसी, ये स्टैंड एलोन है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर स्टैंड एलोन, और वो डिपेंड अपॉन बेंचमार्क्स। फलाने ने ये किया था, ऐसा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। मेजरमेंट, ये है क्वालिटेटिव, वो क्या है क्वांटिटेटिव। यहां डेटा मिलेगा, यहां सिर्फ भाषण मिलेगा। मार्केट शेयर, परसेंटेज ऑफ बिजनेस विद स्पेसिफिक रेंज, यहां थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर देते हैं, जैसे 10%। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दिया, कम से कम 96% कस्टमर खुश रहना चाहिए। मील क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ मील रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वांटिटी, कितना चीज आपका रिटर्न हो गया पुअर क्वांटिटी की वजह से। कहता है थ्रेशोल्ड लिमिट 1.8% से ज्यादा रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो ये एक्चुअल में डेटा के ऊपर बेस्ड है और ये थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल फॉर इंप्लीमेंटिंग केपीआई, केपीआई आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पार्टनरशिप विद स्टाफ, यूनियंस एंड थर्ड पार्टी करिए। ट्रांसफर ऑफ पावर टू फ्रंटलाइन एम्प्लॉई, दूसरे को ताकत दोगे तभी तो कुछ करेगा। मेजर एंड रिपोर्ट ओनली व्हाट मैटर्स, सिर्फ वही मेजर करिए और रिपोर्ट करिए जिसकी जरूरत है, आलतू फालतू कूड़ा कचरा ना लिखें। सोर्स ऑफ केपीआई, केपीआई का सोर्स क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ही है। एबेंडोन प्रोसेस दैट डू नॉट डिलीवर, जिससे कुछ होने वाला नहीं है उसको बंद करके छोड़ दो। ए पॉइंट ऑफ होम ग्रोन चीफ मेजरमेंट ऑफिसर, केपीआई इंप्लीमेंटेशन, केपीआई इंप्लीमेंटेशन के लिए अपने लोगों को लगाओ, बाहर से कोई थर्ड पार्टी हायर मत करो। ऑर्गेनाइजेशन वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपीआई डेफिनेशन, केपीआई के डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग सबको होनी चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फैक्टर्स फॉर सेटिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टेंजिबल, ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें मैंने अलग अलग मैट्रिक्स बताए थे आपको, जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स में क्या क्या शामिल है, प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेली सेल्स और सेल्स बाय रिकॉग्निशन। मतलब यहां पे आपके पास में फैक्टर है। कस्टमर मैट्रिक्स में क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नेट प्रमोशन स्कोर और नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर ऊपर में देखेंगे तो सब फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, नीचे में देखेंगे तो सब क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। प्रोसेस मैट्रिक्स में कस्टमर सपोर्ट, टिकट कितना रेज हुआ, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कितना आया, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल एफिशिएंसी क्या रही। पीपल मैट्रिक्स की बात करें तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स टू ओपन ऑप्शन, कि जितने लोगों ने सवाल किया उसमें से कितने को आपने क्लोज कराया, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। मार्केट मींस एनी मोड दैट प्रोवाइड फ्री एक्सेस, बाजार का मतलब होता है कोई भी मोड जिससे फ्री एक्सेस मिले। बाजार के एलिमेंट्स क्या है, सेलर एंड बायर, नेचर ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमिन्ड, कंपटीशन डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन बायर एंड सेलर,
increase in number of buyer increase price and decrease rate result into price decrease. Free communication between buyer and seller. Size of the market is not restricted. बाजार रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट का मतलब क्या है? होमोजीनियस बायर, होमोजीनियस सेलर, जो प्राइस का क्या हो, डिफरेंशिएशन ना हो, प्रोडक्ट की क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो. वैसे ये सारे के सारे मार्केट क्या है? ये मार्केट फंजिबल है. इस मार्केट का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस भी नहीं होता. मोनोपोली ओनली वन सेलर. यहां पे सिर्फ कितने सेलर हैं? एक. लार्ज नंबर ऑफ बायर ह्यूज प्रॉफिट. मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाई यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ओलिगोपोली में क्या है? फ्यू सेलर, कोल्यूजन बिटवीन सेलर. सेलर के बीच में आपस में क्या होता है? कोल्यूजन, एक दूसरे से उसकी मिली भगत होती है. प्राइस कंट्रोल्ड बाय सेलर फॉर हायर प्रॉफिट रियलाइजेशन. डिओपोली में क्या होता है? ओनली टू सेलर, प्रोडक्ट आर क्या होता है? होमोजीनियस. मोनोस्पोनी में क्या होता है? वन बायर और गुड्स और सर्विसेज. ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोस्पोनी में क्या होता है? फ्यू बायर और फॉर गुड्स और सर्विसेज. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एप्लीकेबल किस में होता है? मोनोपोली मार्केट में, क्योंकि आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. इट मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, कस्टमर वाइज, प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, एरिया वाइज, यूज डिस्क्रिमिनेशन, यूज वाइज. ये अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं. ये कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया. और इस चैप्टर में जो मेन है वो क्या है आपके पास में? इक्वेशन समझना. और इक्वेशन समझने के लिए आपको क्या समझना है? कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन. सबसे पहले देखिए कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन को किससे मेजर करते हैं? CX से. टोटल कॉस्ट फंक्शन किसे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को VC कहते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को K कहते हैं. वेरिएबल कॉस्ट कैसे एक्सप्रेस करते हैं? X के फॉर्म में, Y के फॉर्म में, Z के फॉर्म में, कोई और भी फॉर्म कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपके पास डमी कॉस्ट फंक्शन क्या है? अगर मैं बोलूं 5x स्क्वायर 10x प्लस 100, अगर इसकी बात करें तो जिसमें x लगा वो सब क्या हो गया? वेरिएबल, क्योंकि उसके साथ कुछ और भी जुटेगा. और जिसके साथ कुछ नहीं लगा वो क्या हो गया? फिक्स. वेरिएबल मींस चेंजेज इज डिनोमिनेटेड ओनली बाय सर्टेन वेरिएबल्स. चेंज को कैसे डिनोमिनेट करेंगे? x लगाइए, y लगाइए, z लगाइए. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज फॉलोड. एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं आप? 5x स्क्वायर 10x और 100. टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. इन एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट है और ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं हम? टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट. आउटपुट चेंज करेंगे, जो चेंज हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट. इन एग्जाम्पल Vx हमारे पास कितना था? 5x स्क्वायर प्लस 10x. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेवल. वो कॉस्ट जो कांस्टेंट होता है आउटपुट के लेवल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. इन एग्जाम्पल डिनोमिनेटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 100. वहां ऊपर आ रहा था. एवरेज कॉस्ट किसे कहेंगे? कॉस्ट फंक्शन को आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकले जाएगा? एवरेज कॉस्ट फंक्शन. आपके स्टडी मटेरियल में ये सब एक्सप्लेन नहीं है, बट इनके बिना आप सीधा प्रॉफिट फंक्शन समझ भी तो नहीं सकते. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. तो ये आपने उसको वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया. एवरेज फिक्स कॉस्ट किसे कहेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट मींस इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. एक यूनिट चेंज होगा तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी. मार्जिनल कॉस्ट इज फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. यानी वेरिएबल कॉस्ट का जो पहला डिफरेंशिएशन होगा उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट. इन मैथ्स रिप्रेजेंटेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन. डी बाई डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट वेरिएशन. फर्स्ट वेरिएशन अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? मार्जिनल कॉस्ट. हमारे एग्जाम्पल में हमारा एग्जाम्पल था 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100.
तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना बन गया 5x² प्लस 10x। इसका अगर हम वेरिएशन करेंगे तो मैंने बताया था 2 पावर लगा हुआ है, पीछे आ जाएगा, 2 में से 1 घट गया, कितना बन गया 10x। इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, तो कितना बन गया 10। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपका मैक्सिमा और मिनिमा से ही होता है। तो मैक्सिमम 5x² प्लस 10x 100 ये आपके पास में अवेलेबल है। कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 5 इंटू 2x² 10x हो गया, बोलिए हाँ या ना। dy/dx कर दिया तो 10x प्लस 10 हो गया, बोलो ना दोस्त। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप 1 हम क्या रख देंगे 0, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी और हमारे पास क्या निकल गई कॉस्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉस्ट सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन कीजिए। सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन कर दिया, जो आपके पास कांस्टेंट आ गया इग्नोर हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, हाँ या ना। एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो स्टेप 1 क्या हो गया, डिफरेंशिएट गिवन वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, पुट कर दीजिए आउटकम ऑफ स्टेप 1 इज इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। स्टेप 2 अप्लाई सेकंड लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ स्टेप 1, बोलो यस और नो, ये कर देंगे। कंक्लूजन क्या करना है, इफ एट स्टेप 3 क्या बोला एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा मिनिमाइज, नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा मैक्सिमाइज। तो कॉस्ट फंक्शन का मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन आपने समझ लिया। स्टेप 1 2 स्टेप 3, मैंने 3 स्टेप बनाए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है डिफरेंशिएशन, दूसरे में क्या रखना है वैल्यू इक्वल टू 0, तीसरे में क्या निकालना है वैल्यू, वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या हो गया मिनिमाइज, नेगेटिव है तो क्या हो गया मैक्सिमाइज। इफ एट स्टेप 3 एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट अवेलेबल, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अब देखिए ये आपके पास कंक्लूजन आ गया कि अगर आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या हो गई पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे मिनिमाइज, अगर हो गया नेगेटिव तो क्या हो गया मैक्सिमाइज। क्लियर है या नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। अब हमने एग्जाम्पल करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपको 1 2 क्वेश्चन में यहां वेरीफाई भी करा देता हूं, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। कौन सा था क्वेश्चन नंबर बताना मुझे, 5। क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा था 1/3x² बाई माइनस कितना था 5x² प्लस 5x प्लस 10। तो इसको हमने यहां पे लिख दिया, ओहो इसको लिख दिया, ये फंक्शन आपने लिख दिया। अब इसका क्या करना है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, dy/dx निकाल दिया, ये निकल गया कितना x² माइनस 10x प्लस 75। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब होगा, ये तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई, इसके लिए मिनिमम करने के लिए 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहले स्टेप पे डिफरेंशिएशन लगा दिया, कितना आ गया 2x माइनस 10। दूसरे स्टेप पे इक्वल टू क्या कर देंगे 0 पोस्ट, तो कितना आ गया 5, 0 पोस्ट कर दिया। और थर्ड पे लगाएंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब अगर आप 5 रुपए रखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी मिनिमाइज, बोलो ना हाँ या ना। स्टेप सिंपल है, बस आपको याद रखना है। क्या बोला दोबारा बोलूं, पहले मैंने क्या बोला, ये बोला था मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब होगा, तो मैंने पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी। मार्जिनल कॉस्ट निकालते कैसे हैं, पहला डिफरेंशिएशन लगा दीजिए तो क्या निकल आएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जब निकल आई तो आपको कितने स्टेप लगाने हैं 3। स्टडी मेटेरियल में इतनी क्लैरिटी नहीं है, आपको 3 स्टेप हमेशा ध्यान रखना है। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन लगाया मैंने 2x माइनस 10, डिफरेंशिएशन लगा दिया, बोलिए। दूसरे में क्या कर देंगे इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0 कर दिया पुट, तो वैल्यू कितनी निकल आई 5। तीसरे में क्या करेंगे चेक कि आपके पास में एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई पॉजिटिव, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपए पे क्या हो गया मिनिमाइज। क्लियर है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में 5 पुट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 50, हाँ या ना। दूसरा फिर एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा था ऑप्टिमाइज करो 2x² माइनस 30x प्लस 126x प्लस 59। तो यहां पे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, देखिए मैंने ऑप्टिमाइजेशन के लिए फॉर्मूला लिख दिया यहां पे, मतलब पहले तो फंक्शन लिख दिया, पहला डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन आ गया,
हाँ या ना? डिफरेंशिएशन करने के बाद आउटकम ऑफ स्टेप 1 जीरो लिख दिया मैंने। बोलिए, जब आप जीरो लिख देंगे, यहां पे आपके पास में एक्स स्क्वायर है, मतलब सिंगल एक्स वाला नहीं है, तो मैंने बोला था यहां पे तोड़ना आपको, और तोड़ने के लिए मैं एक नियम बताया, याद है आपको? इस फैक्टर को ऐसे तोड़ना है कि इसका प्लस या माइनस इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाए। अब वहां तो बहुत डिटेल आपको बताया था, अब यहां इतना डिटेल समय नहीं है, नहीं तो कई बार जब मैं पढ़ने आया था फाउंडेशन में, मैं आपको अपनी सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे को यह चीज पहले से पता था। जब मैं फाउंडेशन में, हमारे टाइम में फाउंडेशन में 100 नंबर का मैथ होता था, पूरे 100 मार्क्स का, 50 मैथ और 50 स्टेटिस्टिक्स। और ज्यादातर बच्चे मैथ्स में ही फेल होते थे, क्योंकि ज्यादातर वही ज्वाइन करते कॉमर्स जिनके मैथ बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो मैथ्स में सब फेल ही ज्यादातर होते थे, परेशान। टीचर आके क्या समझाता है, मैं बीटेक था टीचर, मैं आपको बता रहा हूं क्या समझाता है। आपको ये जो वाला है ना 21 जो दे रखा है, इसको कुछ नहीं करना, इसको नहीं सोचना है, इसको सोचना है, इसको हम कैसे इक्वेट करेंगे कि ये दोनों जो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो बराबर हो जाए। मतलब इसको तोड़ना है, इस दो इक्वेशन में बनाना है। बात समझ में? अपने आप सोचो, एक भी स्टूडेंट ना सोच पाए। अब सबको लग रहा था मैं कैसे तोड़ूं इसको, ये तो 5 + 5 भी हो सकता है, बोलो, ये 2 + 8 भी हो सकता है, ये 15 - 5 भी हो सकता है। भाई 10 ही बनाना है ना, तो हम तो इसको 10 तरीके से बना सकते हैं। सब कंफ्यूज। मैंने कहा सर ये तो कभी जीवन में किसी के समझ ही नहीं आएगा। आप कह रहे हो इसको तोड़ो, इसको मैं क्यों तोड़ूं? क्योंकि मुझे इसको तोड़ के इसके बराबर बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही? और इक्वेशन भी मिसमैच ना करे। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इधर ध्यान दीजिए, इसका जो मल्टीप्लायर होगा वो इससे मैच करेगा। ऐसे आपको तोड़ना है। मैथ में कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं होता। इस फंक्शन को आप ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसका मल्टीप्लायर इस कांस्टेंट के क्या हो जाए, बराबर। तो यहां पे एक ही सिचुएशन बनेगा। और तब जैसे मैंने ये बात बताई, और भी अब जो मेरे साथ पढ़ रहे थे पीयर्स, उसको बताया, धराधर सबके क्वेश्चन निकलने लग गए। क्योंकि आपके पास में 21 दे रखा है कांस्टेंट, आप इसको कैसे बराबर करोगे? एक ही इक्वेशन बनेगा जो 21 बराबर हो सके, बाकी कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। इसलिए मैंने यह भी बताया था कि जैसे आपके पास ये दे रखा है फंक्शन, इसको मिनिमम में कन्वर्ट कर दो। यहां देखो, 6 से मैंने 6 निकाल दिया, और इस 6 को कॉमन करके सबको अलग अलग कर दिया, मतलब मिनिमाइज कर दो। मतलब ऐसा कर दो कि उसके बाद उसका फर्दर डेरिवेशन पॉसिबल ना हो, तभी आप ये तोड़ करके बना सकते हैं। फिर मैंने तोड़ दिया और 2 वैल्यू निकल गई, x = 7 और x = 3। अब जब हमारे पास में 2 वैल्यू निकली, वैसे है दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो अब हमने चेक करना शुरू किया। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो माइनस हो जाता है, x की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूं तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 7 रखूंगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। और अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑप्टिमाइज। इससे वैल्यू कितना रख दीजिए, 3, बात खत्म। बोलो ना हाँ या ना। अब हमारे पास में आ गया एक और क्वेश्चन तो खैर यहां लिखा ही है, तो नहीं भी लिखेंगे क्योंकि फंक्शन मैंने सब जगह लिख ही दिया। अब ये आपके पास में cx = 1/3x² - 10x + 300x दे रखा था। पहला मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकल गई। बोलिए, फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे तो ये निकल गया, आउटकम को 0 कर देंगे तो आपके पास में कैलकुलेशन आ गई 10। अगर मैं सेकंड डेरिवेशन निकालता हूं, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई पॉजिटिव, इसलिए आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गया कितने पे, 10 पे। अगर मैं एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालूं तो पहले एवरेज कर दिया, एवरेज करने के बाद फर्स्ट डेरिवेशन निकाला। बोलिए, फर्स्ट डेरिवेशन को 0 के बराबर कर दिया, फिर वैल्यू निकल आई, सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव हो गया, इसलिए कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमाइज। आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट = एवरेज कॉस्ट। तो मेरा मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट दोनों फंक्शन निकल आया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और इक्वेट कर करके वैल्यू निकाल दीजिए। बात समझ में आई? मेन है कॉन्सेप्ट समझना। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ डिमांड एट प्राइस ऑफ 20, ये डिमांड फंक्शन निकालना था, तो 20 के डिमांड पे कितना प्राइस आएगा इसकी मैंने कैलकुलेशन करा दी थी आपको। तो मैंने पहले डिमांड फंक्शन निकाला था, गिवन था क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन, फिर डिमांड फंक्शन को 20 से मल्टीप्लाई करना था, वैल्यू निकाल दिया। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था।
फिर दूसरा 40 हो तो कितनी वैल्यू होगी वो भी निकाल दिया था आपको। फिर बोला था हाई प्राइस रियलाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड एट सेल ऑफ ओनली 1 यूनिट, ये भी इक्वेट करके निकलवा दिया था, छोटा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने आपको शुरू कराया था पढ़ाना रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन पढ़ाने के लिए क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्राइस से। बोलिए यस और नो। तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा था, हमने इससे से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू फंक्शन निकल आ गया। कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, हाँ या ना। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा? रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दीजिए? कॉस्ट। क्या निकल आएगा? प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो स्टेप 1 पे आपको फर्स्ट डेरिवेशन निकालना पड़ेगा, स्टेप 2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, स्टेप 3 में वैल्यू अगर माइनस आ गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। मतलब प्रोसेस सेम है, प्रोसेस विल नेवर चेंज, प्रोसेस हमारा कभी चेंज नहीं होता। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी मैंने करा दी थी। फिर हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मैंने रेवेन्यू की कैलकुलेशन की, कॉस्ट का कैलकुलेशन किया और फिर आपको ये भी क्वेश्चन करवा दिया था। बात समझ में आई? उसके बाद में फिर रेवेन्यू फंक्शन का वही पॉइंट था, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी इनटू प्राइस निकलवाया, कॉस्ट फंक्शन निकाल दिया, प्रॉफिट फंक्शन रेवेन्यू माइनस क्या कर दिया? कॉस्ट। फिर 3 स्टेप वही लगाना है, फर्स्ट डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन इक्वल टू थर्ड डेरिवेशन माइनस, तो वैल्यू क्या हो गई? ऑप्टिमाइज। बोलो यस और नो। फिर मैंने आपको समरी ऑफ कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था। समरी ऑफ कॉन्सेप्ट में हमने कितनी बातें लिखवाई थी? 3, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट। कॉस्ट फंक्शन में क्या हो गया? आउटपुट को एक्स कॉस्ट पर यूनिट आप मानते हैं, फिर हमने लिखा है कॉस्ट इंक्लूड वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर कॉस्ट फंक्शन में दिक्कत है, देखिए कॉस्ट फंक्शन आ गया, आउटपुट इनटू क्या हो गया? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट इंक्लूड्स क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन कितने हैं? सी एक्स हो गया कॉस्ट फंक्शन। बोलिए टोटल कॉस्ट फंक्शन टीबीसी प्लस टीएफसी। एवरेज कॉस्ट फंक्शन मतलब मैंने फॉर्मूला समराइज कर दिया था, अगर किसी को रटना हो तो। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, फिर कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन 3 का एक ही रूल चलेगा। बोलिए। फिर सिमिलर मैंने आपको रेवेन्यू के लिए लिखाया, फिर प्रॉफिट के लिए लिखाया। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का सिंपल नियम है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकालिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन को क्या कर दीजिए? 0। थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो क्या हो गया? मैक्सिमाइज। पॉजिटिव आई तो क्या हो गया? मिनिमाइज। बात समझ में आई? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मोनोपोली। मोनोपोली में आप प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? In case of monopoly, for sale of each additional unit, firm has to reduce the price. हर एडिशनल यूनिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस रिडक्शन, क्योंकि सारे पैसे तो आपने पहले ही निकाल लिए। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊंगा तो कितना पैसा लगेगा, तो एक बार आप डिराइव कर दो टोटल कॉस्ट फंक्शन को, अपने आप मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? मार्जिनल का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, एडिशनल। तो मार्जिनल कैसे निकालोगे आप? एक एक्स्ट्रा यूनिट निकाल लो, 1 करोड़ बनाना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। कंपनियों के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि हम 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन तो एक ही का निकलेगा। अब आपको 10,000 यूनिट बनाने तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 यूनिट बनाने तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान के सिंपली चलो कि मैं ये कहता हूं कि आप 3 बार खाना खाते हो अभी, और मैंने कह दिया कि आप चाहते नहीं कि अब 4 बार खाना खाएं, तो आप एक टाइम का खाना बढ़ा लें ना। तो मैं एक टाइम के खाना बढ़ाऊंगा, उसकी कॉस्ट निकालूंगा। अब आप 365 दिन में खाएंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो गई। तो मार्जिनल कॉस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी तो एक ही एडिशनल यूनिट के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए तो हम एक ही चीज देखते हैं ना। आपको अगर कहीं पे जाना है, मान लो ऑडिट पे जाना है, तो क्या आप हर चीज थोड़ी वेरीफाई करोगे? सैंपल निकालोगे, देख लिया सैंपल डिफेक्टिव है, सब डिफेक्टिव है, तो जो डिसीजन निकलेगा वो एक ही यूनिट का निकलता है। एक निकाला हमने, दे दिया। स्लोप इसलिए इसका हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में क्या, इधर ध्यान दीजिए, मोनोपोली मार्केट में आपसे 10 निकालना है, निकाल लिया। अब इनको मुझे बेचना है जबरदस्ती, तो इनको कम रेट करना पड़ेगा, फिर उनको बेचना है, उनको कम रेट करना पड़ेगा। तो मोनोपोली में डाउनवर्ड कर्व होता है हमेशा। कर्व क्या होता है? स्लो डाउन करता है। मोनोपोली फर्म में, इन मोनोपोलिस्ट फर्म, डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनफॉल करता है। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेशन, फिर वही डिमांड फंक्शन का मैंने निकालना शुरू कर दिया,
और डिमांड फंक्शन निकलवा दिया। फिर आपके पास में आ गया कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन दे रखा था, पहले हमने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया, फिर प्रॉफिट का वही 3 काम कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, स्टेप 2 में इक्वल टू 0, स्टेप 3 में अगर माइनस हो गया तो मैक्सिमाइज और प्लस हो गया तो मिनिमाइज। वो हर जगह सेम ही रखना है। फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन मोनोपोली फर्म, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो रेवेन्यू क्या हो, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। किसमें? मोनोपोली में। तो फिर उसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा था क्वेश्चन। हमारे पास आ गया इवेल्युएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। मार्केट वाइज था, एक मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे मार्केट में जाएंगे क्या होगा, तो दो अलग अलग मार्केट का भी मैंने कराया था। मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट आप एक ही समझो, क्योंकि वो जो एब्सोल्यूट मोनोपोली की बात करते हैं वो तो कभी प्रैक्टिस में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। मोनोपोली मतलब मोनोपोलिस्ट ही समझो आप। अब यहां पे मैंने 2 मार्केट वाले भी क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्केट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक मार्केट की वैल्यू निकाली, 2 मार्केट की वैल्यू निकाली, फिर मार्केट 1 में मैक्सिमाइजेशन देखा, मार्केट 2 में देखा, और फिर डिसीजन लिया कि हमारे हिसाब से कौन सा मार्केट फायदेमंद है। इस तरीके के मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, फिर मार्केट 1, फिर मार्केट 2, फिर इवेल्युएशन। तो ये मार्केट 1 मार्केट 2 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसको आपने कंक्लूड भी किया था। और उसके बाद कुछ पॉइंट थ्योरेटिकल जो मैंने सिर्फ डिस्कस कर दिया था, यानी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। इस जो ये वाला जो चैप्टर है उसमें अगर आप स्कैनर देखेंगे तो स्कैनर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, देखिए स्कैनर में सिर्फ क्या आता है, स्कैनर में अगर आप चेक करेंगे तो स्कैनर में क्या आता है, स्कैनर में हमारे पास में अब देखो लगातार 7 नंबर या 8 नंबर का एक इक्वेशन आ रहा है। बोलो, 7-8 नंबर का क्या आ रहा है इक्वेशन? वो इक्वेशन आप अगर सॉल्व करना जानते हैं तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी चीज पढ़ने के लिए है, डिस्कशन के लिए है, बट एग्जाम के एंगल से आपको क्या समझना है? इक्वेशन। और इसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन छोड़ के सारे ही क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, और वो भी एक क्वेश्चन जो छूटा था वो सिर्फ क्या था? रेपिटेटिव। क्लियर हो गया? तो रिवीजन से सिर्फ आप रिव्यू रिकैप कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो इसके 7 नंबर ऑलमोस्ट फिक्स ही होते हैं हर बार, वो 7 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। क्लियर है? बाकी अगला चैप्टर कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।